हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना केमिकल शिफ्ट। लास्ट लेक्चर में हमने शील्डिंग और डिशील्डिंग किया था और हम कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 है। तो शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करे केमिकल शिफ्ट। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल शिफ्ट की मैं जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करने से पहले मैं आपको कुछ और बताऊं। देखिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा न्यू का देखिए मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू न्यू न्यूक्लियाई माइनस न्यू TMS। यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होती है, डेल्टा न्यू जो होता है वो होता है न्यू न्यूक्लियाई माइनस न्यू TMS। ठीक है, अब देखिए जो न्यू TMS है वो होता क्या है। जो न्यू TMS मैंने लिखा हुआ है ये क्या, न्यूक्लियर तो समझ में आ गया हमें। TMS क्या है, तो देखिए जो यहाँ पर न्यू TMS है वो है, न्यू का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS होता है टेट्रा एम मिथाइल एस सिलिकॉन। यानी टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन होता है TMS। और टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक सिलिकॉन, उसके चारों तरफ मिथाइल। टेट्रा का मतलब वही हो गया ना, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, मिथाइल कितने हैं, 4 हो गए, और सिलिकॉन कितना है, 1 है। यानी कि एक मिथाइल के चारों तरफ सिलिकॉन, ये हो गया कि स्ट्रक्चर। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन की TMS की, वो न्यू TMS कहलाई जाती है। और वो होता है, और जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो होती है डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू न्यू न्यूक्लियाई माइनस न्यू TMS। अब बात करते हैं हम केमिकल शिफ्ट की। हमने चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो देख ली, अब बात करते हैं हम केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने अभी ऊपर देखी थी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी केमिकल शिफ्ट जो होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी जो फ्रीक्वेंसी है इंस्ट्रूमेंट की तो वो, और जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जो नई एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी का हमने ऊपर निकल जो था फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो वो कैसे बनेगा, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस बोल दिया या फिर न्यूक्लियाई बोलिएगा, ठीक है। TMS ओवर न्यूक्लियाई का मतलब और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको CH3Br का, ठीक है। देखिए, अब जो CH3Br है इसमें 2 टाइप्स के बनते हैं फ्रीक्वेंसी। एक तो हो गई 60 मेगाहर्ट्ज और एक होती है 100 मेगाहर्ट्ज पर। देखते हैं, तो देखिए जो 60 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी है, इंस्ट्रूमेंट, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये जो है 60 मेगाहर्ट्ज जो कि चेंज हो रही है, यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी बन रही है, चेंज होकर बन रही है 160 हर्ट्ज की,
ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं, जो 100 मेगाहर्ट्ज़ की है वो चेंज होकर बन रही है 270 हर्ट्ज़ की। तब हम इसमें केमिकल शिफ्ट कैसे निकालेंगे? हमारे पास दोनों चीज़ें हैंगी, हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी दी हुई है, तो बस हम केमिकल शिफ्ट आराम से निकाल लेते हैं। केमिकल शिफ्ट आराम से निकलता है हमारा। कैसे बनेगा? चेंज इन फ्रीक्वेंसी यानी 160 हर्ट्ज़ ओवर कौन सी थी ये, जो दी हुई फ्रीक्वेंसी थी, हर्ट्ज़ को काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीपीएम में कैलकुलेट होती है। जो दी हुई थी वो इसको हमने काटा तो हमें मिलेगा 2.7 पीपीएम, यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2.7 पीपीएम। ऐसी इसी तरीके से 270 ओवर 100 देख लो, 2.7 इंटू 10⁻⁻6 बना ना, तो बनेगा 2.7 ppm। तो ये एनर्जी जो केमिकल शिफ्ट है वो हमारी हो गई है कैलकुलेटेड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि केमिकल शिफ्ट किस तरीके से कैलकुलेट होती है। देखिए, जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं एक्चुअली में हमें कैलकुलेट करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेट है। तो ये जो होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से होता है। जो केमिकल की शिफ्ट की वैल्यू है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल मेथड से होती है, थियोरिटिकल मेथड से नहीं होती है। तो इसलिए ऑलरेडी ही कैलकुलेटेड हुई हुई है। साइंटिस्ट ने हमारे लिए एक ईजी काम कर रखा है कि हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने CH3Br की जो केमिकल शिफ्ट है वो देख ली, यानी कि दोनों पर ही जो केमिकल शिफ्ट है वो 2.7 ppm आ रही है। तो ये पता ये चल रहा है इससे कि जो केमिकल शिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करती, जो सिस्टम है फ्रीक्वेंसी, क्लॉक्ड सिस्टम फ्रीक्वेंसी जो, उस पर वो डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे लिख लो, हेंस केमिकल शिफ्ट डजंट डिपेंड अपॉन द सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्लॉक्ड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। देखिए, केमिकल शिफ्ट जो होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल शिफ्ट जो होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू न्यू न्यूक्लियाई माइनस न्यू TMS, ठीक है। अब न्यू TMS क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ टेट्रामेथाइल सिलिकॉन, जिसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया। केमिकल शिफ्ट की मैंने आपको बता ही दिया कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। CH3Br की हमने केमिकल शिफ्ट निकाली, तो देखा हमने एक 60 मेगाहर्ट्ज़ पे निकाली, एक 100 मेगाहर्ट्ज़ पे निकाली। 60 मेगाहर्ट्ज़ वाली 160 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट हुई, यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरीके से 100 की 270 हर्ट्ज़ चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो गई। हमने उसका केमिकल शिफ्ट इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया और हमें पता ये चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यानी एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेटेड होती है। हमें याद करनी पड़ेंगी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं। और तो हमें ये पता चल रहा है कि जो केमिकल शिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करता सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्लॉक्ड पर, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट डिपेंड नहीं करता। तो आई होप सबको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं? अब वो देखिए, सबसे पहला उनमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केमिकल शिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो केमिकल शिफ्ट भी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो भी
कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, तो फिर केमिकल शिफ्ट जो होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको एक चार्ट के हेल्प से करके दिखाती हूँ। एक चार्ट बनाते हैं। एक और बनाए यहाँ पे बॉक्स, 3 बॉक्स बनेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं CH3Br का, फिर देखेंगे हम CH3Cl का, CH3 फ्लोरीन का, CH3 आयोडीन का और CH4 का। इन चारों के हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पे केमिकल शिफ्ट। CS मैंने डिनोट किया गया है, केमिकल शिफ्ट को मैंने CS से डिनोट किया है। ठीक है, तो समझ जाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं CH3Br का। जो CH3Br है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8। तो जो उसकी CS है वो बन जाएगी 2.6 ppm। फिर बात करेंगे हम CH3Cl का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होती है, तो यानी 3.05 ppm इसकी बन जाएगी। फिर हम फ्लोरीन की देखते हैं, जिसकी 4.0 होती है, तो जो उसकी केमिकल शिफ्ट है वो हो गई 4.26 ppm। फिर उसके बाद बात करते हैं हम आयोडीन की। जो आयोडीन होता है, जो CH3I है, उसकी बन जाएगी आपकी 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये बनेगा 2.16 ppm। CH4 की है 2.1 और जो CS है वो बन गया 0.23 ppm। ओके, समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, वो आपको दिखाई देगी यहाँ पर। CF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, जो क्या है यहाँ पर 4.0 है। और जिसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो केमिकल शिफ्ट भी बढ़ रही है। तो जो इसकी केमिकल शिफ्ट है वो कितनी है, 4.26 ppm। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक पॉइंट डाल करके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of CH3F is high। तो जो केमिकल शिफ्ट है वो भी कितनी होगी, हाई हो गई। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हमारी बात कंप्लीट हो गई कि यानी कि केमिकल शिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट डाल देते हैं हम पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक फैक्टर है जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं हम सैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड की मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहता है कि इसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होता, नो पाई बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH4 का, ठीक है, जो कि है किस क्या बोलते हैं हम इसको, मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ C2H6 का, जैसे कि हो गया इथेन जिसको हम कहते हैं। इनमें आपको कोई पाई बॉन्ड दिखाई देगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देंगे, सिग्मा बॉन्ड। देखो इथेन का स्ट्रक्चर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो कैसे बनता है, कोई पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड, ये तो इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है, अगर इसके बीच में एक डबल का बॉन्ड लग जाता तो एक पाई बॉन्ड होता, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता। तो इतना तो आई होप सब लोगों को पता होगा, BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसमें मैं आपको ना दिखाती हूँ कि जो केमिकल शिफ्ट की, अब इसमें इतना तो हमें पता चल गया क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें ये केमिकल शिफ्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए इसमें जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इसके हाइब्रिडाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इस पॉइंट को भी लिखते हैं, केमिकल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिख दीजिए केमिकल शिफ्ट, ठीक है। किस तरीके से होती है कि हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। 1 डिग्री H का, 2 डिग्री H का और 3 डिग्री H का, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का प्रोटॉन्स का मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 डिग्री में किस तरीके से होता है। यहाँ तीनों तरफ प्रोटॉन होते हैं, सिर्फ उसके जो बराबर होता है उसमें होता है एक कार्बन एटम प्रेजेंट। ये तो हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन एटम यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाकी चार तरफ क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, बाकी जो आपके कितने तरफ हो गए यहाँ पर, इस तरीके से आपका एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन सामने सामने प्रेजेंट हैं, इसमें एक कार्बन की चेन इस तरीके से बन गई, वो हो गया सेकेंडरी। और टर्शरी कैसा होता है, टर्शरी में सिर्फ एक ही तरफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, बाकी सब तरफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट है, ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट जो है वो किस तरीके से निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 3 डिग्री, जो इसका केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, फिर उसके बाद में इसका और देन इसका, तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। समझ में आ गया। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करता है। तो जो टर्शरी वाला होता है उसकी केमिकल शिफ्ट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि सेकेंडरी होता है उसकी उससे कम होती है, और जो कि आपका प्राइमरी होगा वो उसकी सबसे ही ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो आपको आई थिंक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जो कि जिसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले तो आपको इतना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, इतने आई होप ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो पाई बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में भी प्रेजेंट होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में भी। तो यानी कि दोनों बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये भी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। जो पाई बॉन्ड होते हैं यानी कि वो भी अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को। ठीक है, अब वो किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है जो कि उस हाइड्रोकार्बन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका वो अपोज करते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट वो होते हैं। अब मैं आपको इसमें ना बेंजीन के एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से होता है। अब इसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखिएगा कि इधर की साइड और इधर की साइड यानी दोनों तरफ एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो कि जो यहाँ से इधर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसको अपोज कर रहा है। किस तरीके से, यहाँ पर ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते तो फिर वो तो जो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट नहीं होता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर की चीज़ पड़ रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, तो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका हम फॉर्मूला किस तरीके से देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात यह है कि जो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड जो पड़ा है ना वो पहले तो अपोजिट बन रहा है, लेकिन फिर वो उसी के डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बनेगा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? H। वो क्या है? वो बनेगा बी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हाई पे रहेगी, तो वैल्यू जो आएगी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 6.5 से लेके 8.0 के बीच में वो रहेगी वैल्यू। ठीक है, केमिकल शिफ्ट की 6, दिस इज 6। ओके, इसी तरीके से और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो कैसी होती है? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होती है, आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट होती ही नहीं है। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की, भी बात करके दिखाती हूँ मैं आपको कि एल्कीन्स पे किस तरीके से होता है। जो एल्कीन्स होते हैं उनका फॉर्मूला C2H4 पे हम दिखाते हैं आपको। ये कह रहा है इस तरीके से बनेगा। अब इस पे देखिएगा, जो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो इधर बन रहा है, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है। जब इस पे डाला गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब इस पे डाला गया तो यहाँ पर ये किस तरीके से बना। ये जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं इस तरीके से हैं, लोन पेयर, इस तरीके से होगा। ये समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्शन में चल रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा बी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा सा साइड में हो गया, वो बन गया ये बी इंड्यूस्ड। अब जो इसमें केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो भी इसमें हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है, इसमें शील्डिंग दो इसमें, इसलिए जो है ना यहाँ पर ये बन जाएगी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 4.5 to 8 ppm के अंडर में आएगी वैल्यू। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनेगा। C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H यहाँ पर आएगा, एक H यहाँ पर आएगा, और ये जो बन रहा है ये फॉर्म हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है जनरेट, सॉरी, जो मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी इफेक्टिव जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, वो आएगी बी नॉट माइनस बी इंड्यूस्ड। देखिए वैल्यू बहुत फ़र्क कर रही है, याद रखिएगा बी नॉट माइनस बी इंड्यूस्ड यहाँ पर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू लो हो जाएगी। तो इसीलिए ये आएगी 1.7 से 2.7 के अंडर में। इतने 1.7 ppm से लेके 2.7 ppm के अंडर में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है केमिकल शिफ्ट के। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिए हुए होते हैं किसी भी आप कंपाउंड में, देखिए जैसे आपने एल्काइंस का केस देखते हैं उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए और फिर उसका अपोन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि डबल, जो कि 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स में किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो चेक की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोप्रोपीन का एग्जाम्पल। ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 2 पाई बॉन्ड। तो कितने हो गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी कितनी हो गई यहाँ पर, हो गई देखिए 1 और 2, 2/3 यहाँ पर प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन एटम 2/3। ठीक है, या जिसको बोल देते हैं हम 0.67। और यहाँ पे फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू होती है 10.9। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एक दो तो ये हो गए पाई बॉन्ड प्रेजेंट जो हैं, 2 पाई बॉन्ड तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं। मैं आपको दूसरे पेन से करके दिखा देती हूँ। 2 पाई बॉन्ड तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं, 2 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 प्रेजेंट हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो गई,
वो हो गई 6/, बाकी जो प्रोटॉन्स बचे हुए हैं वो कितने हो गए 7, जिसको हमने जब डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 0.87। यानी कि यहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी 9.17 ppm। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल थर्ड दिखाती हूँ बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी आएगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आएगी 6, और बाकी जो प्रोटॉन्स है वो भी 6 ही प्रेजेंट है, तो जो बन गई 1। और यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो आएगी 7.27 ppm। केस नंबर 1 फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अगर इनर प्रोटॉन्स हैं, इनर प्रोटॉन, तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, लो होगी। अगर आउटर प्रोटॉन्स हैं तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आपको हाई दिखाई देगी, इंक्रीज हुई हुई दिखाई देगी। दूसरा केस जो है, दूसरे केस में क्या होता है, केस 2 एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो इनर प्रोटॉन्स होते हैं उसमें जो CS की वैल्यू है वो आपको हाई दिखाई देगी, जबकि जो आउटर प्रोटॉन है उसमें CS की वैल्यू लो दिखाई देगी। ठीक है। एक और केस होता है, वो होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए केस। केस नंबर 3 बन जाएगा, केस नंबर 3 फॉर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो दोनों इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, इनर प्रोटॉन्स और आउटर प्रोटॉन्स जो हैं दोनों, इनर प्रोटॉन एंड आउटर प्रोटॉन दोनों की जो CS की यानी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो आपको सेम दिखाई देगी, CS सेम। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो भी केमिकल शिफ्ट की ही वैल्यू को अफेक्ट करता है। और जो फिर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट जो होता है, अलग अलग सॉल्वेंट जो होते हैं वो अलग अलग केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देते हैं। तो यानी एक तरीके से ये भी जो केमिकल शिफ्ट है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको टोटल 5 फैक्टर्स बताए हैं। सबसे पहला फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो CS भी बढ़ेगा। फिर हमने बात करी थी हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें हमने 2 तरीके के देखे, जो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो वैल्यू थी वो किस तरीके की है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबसे पहले होते क्या है कि भाई उसमें पाई जो बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था कि जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो टोटल हाइब्रिडाइजेशन होता है वैसे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है केमिकल शिफ्ट के। तो उसमें हमने देखा था कि टर्शरी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। अनसैचुरेटेड में भी हमने देखा था कि बी इफेक्टिव हमने देखे थे बेंजीन का, और जिसकी हाई थी। फिर हमने देखा था एल्कीन्स का, उसकी भी सी एस हाई थी। और फिर हमने देखा था एल्काइंस का, जिसका जो सी एस था वो लो था। फिर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करी थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल शिफ्ट के। उसकी हमने वैल्यूज़ देखी, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी उनकी सी एस ज़्यादा थी। हमने 3 केसेस पढ़े थे, एरोमेटिक कंपाउंड के पढ़े हमने, और फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के पढ़े हमने, और फिर हमने पढ़ा था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, जिसमें हमें पता चल रहा था कि प्रोटॉन्स के हिसाब से ही सी एस की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है, जबकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में सी एस की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। फिर हमने टेम्परेचर देखा कि टेम्परेचर जो होता है वो भी सी एस की वैल्यू को अफेक्ट करता है, और सॉल्वेंट अलग अलग सी एस की वैल्यू देते हैं। तो अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करा देती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। और सबसे पहले हम देखते हैं 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप का, और इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 RCH3 का। अब देखिए जो RCH3 है, इसमें ये वाला जो R है ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी एक एल्काइल ही ग्रुप है, तो ये एक प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। जो कि प्लस आई इफेक्ट देते हैं वो क्या करते हैं, वो शील्डिंग करते हैं। और जब शील्डिंग होती है तो जो उसमें देखिए, अब जो केमिकल शिफ्ट होता है उसको डिनोट किससे किया जाता है, डेल्टा से। तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो लो हो जाती है, लो वैल्यू आती है, यानी RCH3 में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.9 ppm। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं ClCH3 की। ClCH3 जो ये हैलोजन है वो माइनस आई इफेक्ट देता है। जब वो माइनस आई इफेक्ट देता है तो जिसकी वजह से डिशील्डिंग होती है, और जो सिग्मा की वैल्यू है वो हाई वैल्यू आती है, यानी जो वैल्यू होती है वो होगी सिग्मा डेल्टा की, सॉरी जो डेल्टा की वैल्यू, ये दिस इज डेल्टा की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 3.0 ppm। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 3.0 ppm यहाँ पर फिर शोन होगी। नेक्स्ट हम भी बात करते हैं ClCH2 CH3 की। यहाँ पर देखिए दो तरीके के इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक तो ये क्लोरीन जो कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, एक CH2 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है उसका CH3 से डिस्टेंस काफ़ी लार्ज है, ठीक है, जबकि जो CH2 है उसका डिस्टेंस CH3 से लार्ज नहीं है, जल्दी है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जिसकी वजह से अब जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो शील्डिंग होगी, और जब शील्डिंग होगी तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी बनेगी भाई, लो वैल्यू बनेगी। अब वो लो वैल्यू होगी तो वो क्या बनेगा, डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सॉरी 1.5 ppm जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारी 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप की बात हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप की। 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप में आप देखिए RCH2 R,
ये है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये R है इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दोनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, शील्डिंग हो रही है। अब जब शील्डिंग होएगी तो फिर डेल्टा की वैल्यू लो होगी, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी, 1.3 ppm। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ClCH2R का। अब यहाँ पर देखिए क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डेल्टा की वो आएगी 3.4 ppm। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की, जो कि कह रहा है ClCH2 और Cl। यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। दोनों जब माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी, डीशील्डिंग होगी। अब जब डीशील्डिंग होगी तो फिर जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या आएगी, हाई वैल्यू आएगी, यानी कि डेल्टा की वैल्यू होगी 4.0 ppm, जो कि है हाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप सब लोगों को यहाँ तक। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है कपलिंग कांस्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।